Dear students, today we are going to start last chapter of our syllabus of accountancy class 12th. The name of the chapter is cash flow statement. As the name indicates, cash flow statement, this is the statement which shows cash flow, that is inflow and outflow of cash. Students, cash flow statement is prepared according to the Accounting Standard 3 revised, which prescribes that cash flow statement can be prepared either by direct method or indirect method. कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। दो मेथड्स फॉलो होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बट स्टूडेंट्स, direct method is not in the CBSE curriculum, so we will only study indirect method of preparing cash flow statement. Before starting the cash flow statement, we must know cash flow statement shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents. And now we should know what is the meaning of cash equivalents. Cash and cash equivalents refer to the line items on the balance sheet that reports the value of a company's assets that are cash or can be converted into cash immediately. बच्चों, ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं which are readily convertible into known amount of cash, which are subject to a very insignificant change in their value. Cash equivalents include bank accounts, marketable securities, that is short-term investments, which are debt securities with maturities of less than 90 days. वो short-term investment जो हमने 3 महीनों से भी कम के लिए की हो, वो सारी short-term investments कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश पेपर मनी, यूएस ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट फंड्स, these all are included in cash and cash equivalents. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं which are highly liquid and which are subject to very little risk, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, कन्फर्म्ड होता है कि इसकी कितनी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब बच्चों, what is the purpose of preparing the cash flow statement? Cash flow statement notifies us changes in cash. कैश पोजीशन में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश पोजीशन के चेंजेस के बारे में पता चलता है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फर्म, बिजनेस की, कंपनी की या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन, कैश पोजीशन कैसी है। इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट कौन सी पॉलिसीज़ लेता है और लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाती है। नाउ व्हाट आर द पर्पसेस एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? नंबर 1, टू असेस द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मैनेज कैश फ्लोज। कैश फ्लो किस एबिलिटी से फर्म मैनेज कर पाती है, इनफ्लो और आउटफ्लो को। टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू जनरेट कैश थ्रू इट्स ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश कितना जनरेट कर पा रही है। टू असेस द एबिलिटी, कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसीज, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की कैपेबिलिटी और डिविडेंड पॉलिसी, उसमें से कितना डिविडेंड दे पाती है और कितना रिजर्व मेंटेन करती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म टू कन्वर्ट इट्स रेवेन्यूज टू कैश,
ये भी फर्म की इफ़ेक्टिवनेस भी पता चलती है कि अपने रेवेन्यूज़ को कितनी जल्दी कैश में जनरेट कर पाती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट और एंटिसिपेट द कंपनीज नीड फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग। फंड्स की कहीं डेफिसिट तो नहीं, कमी तो नहीं हो रही, कहाँ फंड्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से ही प्लानिंग होती है। अगर एक्सेस कैश होने वाला होता है तो उसको कहीं इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की जाती है, और अगर शॉर्ट हो रहा होता है तो कैश को अरेंज किया जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। कैश फ्लो की स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, या जिन्होंने कर्ज दिया है, क्रेडिटर्स, दोनों के लिए यूज़फुल होती है। दोनों मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करते हैं टू असेस द कंपनीज एबिलिटी टू पे डिविडेंड। डिविडेंड पे करने में कितनी सक्षम रहेगी, इंटरेस्ट पे करने में क्रेडिटर्स को कितनी सक्षम रहेगी कंपनी, एंड कन्वर्ट एक्चुअल नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन इनकम स्टेटमेंट टू अ कैश बेसिस फिगर। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज़ से बनाई जाती है। 3 एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो शो करती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कपड़े की डीलिंग कर रहा है कोई बिज़नेस, अगर कपड़ा बेचने से जो भी उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड असेट्स की सेल परचेज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज इंक्लूडेड होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शोज द इन्वेस्टमेंट of a business either in property or security or a particular asset. For example, purchase or sale of a building, purchase of an investment, या गुडविल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है फाइनेंस लेना या देना। शेयर्स और डिबेंचर्स वाले ट्रांजैक्शंस हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। व्हेन अ बिजनेस नीड्स ऑफ फाइनेंस इट लुक्स फॉर वेरियस सोर्सेज रेजिंग फंड्स थ्रू शेयर्स और डेब्ट्स। फॉर एग्जांपल, इशू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ द सेम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स, redemption of debentures, even raising the short term borrowings। शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं आपके सामने, और तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीनों से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो शो करता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से द अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ is a key indicator to the extent to which business operations of the enterprise have generated cash। मतलब जो हमारी की एक्टिविटीज़ हैं, गुड्स की सेल परचेज से हमको कितना कैश जनरेट हुआ, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिव्यू हो रहा है ये। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं ये। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने,
ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है। जैसे कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंस एट बैंक ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स ये ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ पेटेंट्स ये फिक्स्ड असेट है, इनटैंजिबल ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन्स बाय अ डीलर ऑफ मशीन एक व्यक्ति मशीन की डीलिंग करता है और वो मशीन बेच रहा है तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीन्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये आपकी परचेज ऑफ मार्केटेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स ये भी आपका जो है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डेटर्स जो होते हैं जिनको आपने क्रेडिट सेल की गुड्स की तो ये क्या कौन हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चों ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम सीखेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो कैसे होता है, कैश सेल से, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल दैट इज डेटर्स, रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड ये इनफ्लो है, आउटफ्लो होगा गुड्स के खरीदने से, क्रेडिटर्स का पेमेंट यानी कि ट्रेड पेबल्स के पेमेंट से, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड। बच्चों जो फाइनेंस कंपनी होती हैं यानी कि बैंक्स वगैरह जिनका पर्पस फाइनेंस में डील करना होता है उनका इनफ्लो ऑफ कैश होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करने से, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया या सिक्योरिटीज़ को बेचने से, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हीं चीज़ों से अर्न कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना सिक्योरिटीज़ की सेल से, और इनका आउटफ्लो होगा फाइनेंस कंपनीज लाइक बैंक्स का इंटरेस्ट पे करना, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था फिक्स असेट की सेल परचेज और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज। अगर हम सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो होगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, प्रॉपर्टी का रेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ 5 की 5 से कैश इनफ्लो होता है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, और रेंट रिसीव्ड। आउटफ्लो कैसे होगा, अगर आप फिक्स असेट खरीदोगे परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड इफ़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की इनकम पर अगर आप टैक्स पे करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम पर टैक्स पे करते हो तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों कैश फ्लो होता है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करने से, डिबेंचर को इशू करने से, लोन को लेने से, या आपके इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में इंक्रीज होता हो, इसका उल्टा आ जाता है आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट ऑफ लोन्स,
पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम टैक्स पेड। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है। और अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है। यहाँ आउटफ्लो है पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।